अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी। मैंने ये अच्छा हाँ जी, कोई सवाल करना है आपने? नहीं नहीं सर, ठीक है। मुझे लग रहा था सर मैं कोई प्रॉब्लम हो गई है कि बस दो बंदे ही थे। आ रहे हैं बच्चे। यार आप लोगों को स्क्रीन नजर स्लाइड्स नजर आ रही है ना? यस सर। ऑलराइट। यस सर, आ रही है। थैंक यू। ऑलराइट, क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू द कोर्स। ठीक है, पहले कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज तो है कि कितने लोगों ने स्टक्स नेट का सुना हुआ है। यानी ये मेरी दिन की तीसरी क्लास है और जो ऑनलाइन है उनमें से किसी ने सुना हुआ है स्टक्स नेट का? ऑलराइट, ठीक है, चले। नो सर। मेरा ख्याल था तीसरी में पूछूंगा तो शायद किसी को पता होगा। एनीवे, तो रिसेंटली ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, उस पे एक अटैक हुआ था। यानी न्यूक्लियर जो आपकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस अटैक में बेसिकली क्या हुआ था कि उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस थे उनकी जो रोटर की स्पीड होती है उसको इंक्रीज डिक्रीज करके वो खराब ही कर दिए थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ उनके सेंट्रीफ्यूजेस थे उनमें से ऑलमोस्ट 1/5 जो है वो नकारा हो गए थे। ठीक है, और ये बड़ा मैसिव किस्म का अटैक था। यानी किसी मुल्क के जो न्यूक्लियर प्लांट होता है जो कि एक सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती है उसको अगर आप टारगेट कर सकें तो यानी अटैक करने के लिए अटैकर्स के लिए इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, और ये बेसिकली अटैक चलता कैसे था कि इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी। यानी ऑब्वियसली इस तरह की जो लोकेशन होती है उसको फिर आप इंटरनेट से यूजली नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो चांसेस आर के कोई ना कोई अटैक कर सकेगा। तो इसलिए यूजुअली आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते हैं ताकि एक एडेड प्रोटेक्शन आ जाए, यानी जो लिंक्स थे एटलीस्ट उनके थ्रू कोई अटैक ना हो सके। तो फिर अटैक आया कहाँ से था? यूएसबी पे एक वर्म था जो कि स्टक्सनेट है। ठीक है, वर्म क्या होता है अभी उस पर आते हैं। और उसने बेसिकली किया क्या था कि यूएसबी से वो एक मशीन पे गया था। अब ऑब्वियसली लोकल नेटवर्क तो बना होता है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं था। तो उस मशीन से वो वर्म जो था वो ढूंढता था कि कौन सी इस नेटवर्क पे मशीन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रन करती हैं। ठीक है, और विंडोज मशीन पे उसने फिर प्रोग्राम सर्च किया था विच वाज सीमंस स्टेप 7 सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इंडस्ट्री की जो आपकी हार्डवेयर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो एक दफा करप्ट हो गया था तो उसके थ्रू फिर जो जो आपके सेंट्रीफ्यूजेस थे फिर उनको कंट्रोल करके उन्हें ख़राब कर दिया गया था। ठीक है, और ये काफ़ी मैसिव अटैक था और ये इसके पीछे कोई एक छोटा ग्रुप नहीं था। इट इज़ थॉट कि इसके पीछे यूएस और इसराइल की जो कंबाइंड कोलैबोरेशन थी उनके रिसर्च सेंटर्स ने इसको टारगेट किया था। ठीक है, तो ये एग्जांपल देने का मकसद मेरा क्या है कि बेसिकली अब दुनिया जिस डायरेक्शन में निकल गई, जब शुरू में नेटवर्क्स बने थे, कंप्यूटर बने थे, सिक्योरिटी पे इतना फोकस नहीं होता था। ठीक है, तब शायद किसी को ख्याल भी ना आया हो कि इसको गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पर उस जमाने से लेके अब तक अगर आप देखें तो अब ये वक्त है कि छोटे ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स और पूरे के पूरे जो ममालिक हैं यूएस इसराइल जैसे मिल के आपस में कोलैबोरेट करके
किसी भी सिस्टम को टेक डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि कितनी अहमियत है एक सिक्योर साइबर सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, कि आप इस पर फोकस करें। ठीक है, ऑलराइट। अब एक मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वर्म का, तो वर्म बेसिकली क्या होता है? एनी आइडियाज? वर्म और वायरस में क्या फर्क था और आपको बताना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली वर्म क्या होता है? एक मलिशियस कोड है। ठीक है, मलिशियस कोड क्या होता है? कोई भी ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि मशीन से कोई गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करे, यानी या तो उस कोड के थ्रू मशीन को ख़राब किया जा सकता है, जो कि स्टक्सनेट के केस में था, या फिर उस कोड के थ्रू डेटा को स्टील किया जा सकता है, या फिर उस कोड के थ्रू मशीन को हाईजैक करके फर्दर किसी और मशीन को अटैक किया जा सकता है। ठीक है, ताकि किसी और मशीन के थ्रू आप किसी और को टारगेट करेंगे, तो अगर पुलिस पकड़ने भी आती है तो चांसेस आर कि वो जिस मशीन के थ्रू आपने अटैक करवाया है उसको पहले पकड़ेंगे रादर देन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। ठीक है, तो ये बेसिकली मलिशियस कोड इस्तेमाल होते हैं। वर्म क्या होता है? वर्म एक ऐसा मलिशियस कोड है जो कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता। एक फाइल है, आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी, खुद ही रन करेगी, खुद ही वो रेप्लिकेट कर सकती है, अपने आप को दूसरी मशीन पे कॉपी कर सकती है, और जो भी करना है उसने खुद ही करना है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस भी एक मलिशियस कोड ही है, वो भी वही काम कर रहा होगा जो कि वर्म करना चाहता है। और वायरस फर्क इस सेंस में है कि वायरस ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वायरस को किसी और कोड के अंदर, किसी और फाइल के अंदर अपने आप को एम्बेड करना पड़ता है। यानी वर्म इंडिपेंडेंट फाइल है, खुद ही रन कर जाएगी। वायरस क्या होता है? वायरस किसी और फाइल के अंदर अपने आप को फिट करेगा। अब जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, तो एग्जीक्यूट होते होते जैसे वायरस तक एग्जीक्यूशन पहुंचेगी, उसके बाद वायरस का कोड रन होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा आप लोगों ने किसी अटैक का सुना है रिसेंटली, जहां पे मशीन को खराब करने की कोशिश की गई हो, या मशीन को इस्तेमाल करते हुए किसी और मशीन को टारगेट किया गया हो, जहां पे डेटा स्टील किया हो? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है, एनी आइडियाज? आप लोग अखबार खोल के नहीं देखते? क्या पढ़े होते हैं आप लोग? क्योंकि ये खबरें तो काफी मशहूर थी पीछे। क्या हुआ था? ठीक है, यानी वो उनको हाईजैक करके अपना मैसेज पोस्ट कर लिया था। ठीक है, बाय द वे ये एक और चीज होती है कि आप नुकसान कुछ ना करें, आप किसी चीज को हाईजैक करके बस अपना कोई मैसेज डिस्प्ले कर दें। ठीक है, ये यूजुअली पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर को आज़ाद करना है, तो कश्मीर आज़ाद करने का मैसेज जो है वो इंडियन वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं उनका करेंगे, पर एक मैसेज शो कर देंगे कि जो भी उस साइट पर जाते हैं उसे मैसेज नजर आ जाए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अटैक्स। ठीक है, ऑलराइट। तो कोई रिसेंट, ये अभी एक एग्जांपल हमने किया है जहाँ पे एक्चुअल हार्डवेयर को खराब किया गया था। इसके अलावा अगर आपने एग्जांपल देखने हैं, ठीक है, तो एक डेटा ब्रीचेस का अगर एग्जांपल लें कि कहाँ पे डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, लोगों ने उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस की उसकी, या उसे स्टील कर दिया, तो उसमें एक एग्जांपल है याहू का। 2013 में याहू के अराउंड 3 बिलियन अकाउंट्स थे, जिनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, जिस सारे के सारे जो है ये स्टील कर लिए थे हैकर्स ने। ठीक है, और ये मल्टीपल अटैक्स थे, यानी सिर्फ एक ग्रुप ने नहीं किया था, मल्टीपल ग्रुप्स ने अपना अपना डेटा जो है मर्जी का स्टील कर दिया था। ठीक है, तो ये एक ब्रीच थी। दूसरा एग्जांपल अगर लें तो लिंक्डइन का है, उसमें अराउंड 165 मिलियन यूजर जो हैं, उनके पासवर्ड और उनके अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो स्टील की गई थी, और उसके बाद ब्लैक मार्केट में ऑनलाइन उसको अराउंड $2,000 में बेचा गया था। तो ये शो करते हैं कि आप अगर किसी का अकाउंट हैक कर भी लें तो इट्स नॉट कि बस उसे आप तंग ही कर सकते हैं, अगर आप पैसा बनाना चाहें तो उसमें काफी पैसा भी बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल है इन दिस केस के $2,000 में आप सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ठीक है, इसका अगर एक और एग्जांपल लेना है तो आजकल एक और चीज चली हुई है, रैंसमवेयर। वो क्या होता है कि किसी कंपनी में कंप्यूटर पे आप वायरस इंस्टॉल कर देते हैं, वो क्या करेगा, उनकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है।
ठीक है, और फिर एक मैसेज आ जाता है कि इतने बिटकॉइंस हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर करो तो हम तुम्हें की दे देंगे जिससे सारे को तुम डिक्रिप्ट कर सकते हो, वरना क्या होगा तुम्हारा डेटा जो है वो तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आम आदमी को शायद इससे इतना फर्क ना पड़े, यानी अकाउंट हैक होता है नया अकाउंट बना लेगा, पर एक कंपनी है जिसके क्लाइंट्स हैं जो कि करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही है, अगर उसका सारा डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है या एक्सेसिबल नहीं रहता तो आप अंदाजा कर लें कि कितना नुकसान हो सकता है उस कंपनी का। ठीक है, यानी एक तो कंपनी ठप भी हो सकती है, दूसरा उसके ऊपर केस किया जा सकता है कि तुमने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है, एक और एग्जांपल है तो जिंगा जो गेमिंग साइट है, ठीक है, एक पाकिस्तानी हैकर ने 2019 में उसके डेटाबेस को हैक किया था और अराउंड 218 मिलियन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो उसने स्टील कर ली थी। ठीक है, तो पाकिस्तानी इस चीज में पीछे नहीं है, हम काफी कामयाब हैं इसमें। ठीक है, एनी अदर एग्जांपल्स? एक HEC का एग्जांपल दिया है, कोई और एग्जांपल? नादरा की इंफॉर्मेशन रिसेंटली लीक हुई थी। नादरा में जो आपका आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन होती है वो किसी थर्ड पार्टी ने एक्सेस कर ली थी। ठीक है, अब ये भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि काफी सीरियस इशू है, यानी अगर आपकी आईडी कार्ड इंफॉर्मेशन किसी और के पास है, वो आपके आईडी कार्ड की बेसिस पे अपना एक सिम खरीद सकता है, उस सिम को वो टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर इस्तेमाल कर लेता है तो फंसेंगे आप, क्योंकि आईडी कार्ड पीछे आपका था। ठीक है, तो इस तरह के जो है काफी सीरियस इशू हो सकते हैं। ठीक है, और आखिरी जो एग्जांपल देना चाहूंगा वो पीके ब्रेन का है। दो पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने दुनिया का पहला पीसी वायरस बनाया था। ठीक है, बासित और अमजद फारूक अलवी, इन लोगों का बेसिकली मसला क्या था, ये लोग ईमानदार थे, इनका मकसद किसी को तंग करना नहीं था। इशू ये था कि इनकी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर बेचते थे लोग उसे पायरेट करके मुफ्त में इस्तेमाल कर लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर के साथ एक वायरस भी जो है वो उसके अंदर डाल के आगे इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया। अब उससे होता ये था कि अगर तो पायरेटेड कॉपी है ना, तो वायरस सिस्टम को इन्फेक्ट करता था और इन्फेक्ट करके उसको एक तो स्लो डाउन कर देता था, और उसके अलावा उसकी जो रैम थी उसकी कुछ लोकेशन को जो है वो अनअवेलेबल कर देता कि वो एक्सेसिबल नहीं रहती। ठीक है, और उनका मकसद फ़कत ये था कि किसी तरीके से पायरेसी को रोक सके, इसलिए इनका ये जो प्रोग्राम था सिर्फ सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करता था, एज सच कोई डेटा को चोरी नहीं करता था, उसे करप्ट नहीं करता था या कोई और नुकसान नहीं करता था। ठीक है, और साथ ही मैसेज भी दे देते थे कि आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए तो इस मसले को अगर आपने ठीक करना है तो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो और ये भी दो पाकिस्तानी भाई थे, तो हम लगते हैं इस चीज़ में काफ़ी अब तारीख रकम करने वाले लोग हैं। ठीक है, ओके, तो ये अभी तक हमने जो एग्जांपल किए हैं, एक तो है कि कंट्री लेवल पे बेसिकली अटैक किया जा रहा है, पूरे के पूरे मुल्क जो है साइबर वॉरफेयर में एंगेज कर रहे हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया कि सिर्फ डेटा को स्टील किया जा रहा है, और फिर हमने एग्जांपल देखे कि वायरस को इंस्टॉल करके सिस्टम को थोड़ा सा स्लो डाउन या थोड़ा सा करप्ट किया जाता है ताकि इनका मकसद अच्छा था कि हमारी पायरेसी ना की जाए हमारी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर एग्जांपल देखें तो सवाल ये है कि क्या आप पूरे के पूरे इंटरनेट को कोलैप्स करवा सकते हैं, पूरे इंटरनेट को आप खत्म कर सकते हैं, उसे शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यस वी केम क्लोज टू दैट इन 2002। ठीक है, तो इस अटैक को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझे, एंड दैट इज डीएनएस। इधर कितनों को पता है डीएनएस क्या होता है? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है। हाँ जी सर, डीएनएस वो नहीं होता जो कि बताता है कि कौन सा किधर है, मतलब रीडायरेक्ट करता है, मतलब आईपी एड्रेसेस और इस तरह करके। क्या बताता है? मतलब वेबसाइट्स का बताता है कि अगर आप डालते हैं ना google.com तो वो बताता है कि इस आईपी एड्रेस पे google.com है आपके लिए। ठीक है, तो जिनको नहीं पता डीएनएस बेसिकली क्या होता है, आपको दोबारा कोर्स करवाता हूँ। नेम सर्वर। तो क्लास डीएनएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें, इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आईपी एड्रेस की बेसिस पे होती है। ठीक है,
यानी जब आप ब्राउजर में लिखते हैं www.gmail.com और एंटर दबाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका ब्राउजर जो है एक डीएनएस सर्वर, डीएनएस होते हैं डोमेन नेम सर्विस, तो डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और उसे कहते हैं कि मुझे gmail.com जो डोमेन है उसका जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करो। ठीक है, तो वो डीएनएस सर्वर जब आईपी एड्रेस भेजेगा, अब उस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आपका जो ब्राउजर है उस आईपी एड्रेस पे जो सर्वर है उसके साथ एक कनेक्शन खोलेगा और उस आईपी एड्रेस पे ट्रैफिक भेजेगा। सिमिलरली वो जो सर्वर है वो जब आपके ब्राउजर पे वापस वेब पेज भेज रहा होगा तो वो आपकी मशीन के आईपी एड्रेस पे पैकेट भेज रहा होगा। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर का काम बेसिकली क्या है कि आपके आईपी एड्रेस और जो डोमेन्स हैं, जो यूआरएल्स हैं, उनके बीच में एक ट्रांसलेशन मेंटेन करनी है। अब बात यह कि क्यों करनी है, आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखते हैं, यानी आप gmail.com की बजाय आप ब्राउजर में आईपी एड्रेस उसका लिखते हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से वर्क करती है उनके लिए नाम याद रखना आसान है, नंबर याद रखना इतना आसान नहीं होता। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास में 50 लोग हैं, इस सेमेस्टर के एंड पे आपने एक एक स्टूडेंट का नाम बताना है तो आप बड़े आराम से बता देंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर मुझे बताना है तो वो आपके लिए याद रखना मुश्किल होगा। तो इसीलिए डीएनएस सर्वर आप प्रपोज किए गए थे कि आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है पर नाम याद रखना आसान है। तो आप डोमेन का नाम याद रखें, आईपी एड्रेस क्या है वो डीएनएस सर्वर आपको बता देगा। सर हाँ जी सर, ऊपर से सर ये IPv4 जो है ये लाइक ज्यादा आईपीज है ना दुनिया में, और इतने एड्रेसेबल है नहीं, मतलब डुप्लीकेट आईपीज है, V4 में कम है, तो V6 में इसलिए भी ज्यादा। डीएनएस है सर। नहीं, डीएनएस का मकसद ही फर्क है। उसका मकसद है कि बस आपने नाम याद रखना है और डीएनएस सर्वर उस नाम का आईपी एड्रेस आपको बता देगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ है? यानी जी आईपी एड्रेस ज्यादा है कि कम है उसका फर्क नहीं पड़ता। डीएनएस सर्वर का बस काम ये है कि आप उसे नाम बताएं, वो उस नाम का आईपी एड्रेस आपको दे देगा। यानी आप ऐसे समझ लें कि मैं आपको कहता हूँ यार फलाने स्टूडेंट का मुझे फोन नंबर बताओ। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम मुझे भी याद था, आपको भी याद है, उसका फोन नंबर ना मुझे याद है ना आपको याद है, तो आप अपना मोबाइल खोल के उसका नंबर फाइंड करेंगे और मुझे बता देंगे। तो जो मोबाइल में आपने नंबर फाइंड किया है वो बेसिकली आप समझें कि वो डीएनएस वाला काम किया। ठीक है, मैंने फोन नंबर का एग्जांपल दिया, डीएनएस जो है वो आईपी एड्रेस के केस पे काम करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो और डीएनएस का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है कि आपके एक तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी फॉर एग्जांपल डीएनएस होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी डीएनएस सर्वर होगा। ठीक है, आपके जो आईएसपी है उस पर भी डीएनएस सर्वर होगा। ठीक है, एक हायरार्की होती है और जो टॉप हायरार्की है वो बेसिकली रूट सर्वर होता है। वो दुनिया में काफी कम है और उनका काम क्या होता है कि अगर किसी और को नई कनेक्शन, किसी कोई और सर्वर अगर आपको जवाब नहीं दे सकता तो रूट सर्वर के पास एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होगी जिसके थ्रू वो बंदोबस्त कर सके, वो जवाब आपको ला के दे सके। ठीक है, तो रूट सर्वर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो अगर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिए जाए तो आपके इंटरनेट पे काफी सीरियस प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। और यही हुआ था 2002 में। बेसिकली आपके जितने भी रूट सर्वर थे उनमें से 13 सर्वर जो थे उनको अनअवेलेबल कर दिया गया था। ठीक है, और वो कैसे किया था, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक का। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि आप जो है एक बंदा वो किसी एक सर्वर को यूजलेस ट्रैफिक भेजी जाए। ठीक है, अब होगा क्या कि आप इतनी ज्यादा यूजलेस ट्रैफिक भेज रहे हैं कि सर्वर आपको जब रिप्लाई करेगा तो उसके पास कैपेसिटी नहीं बचेगी, ना बैंडविड्थ बचेगी, ना रिसोर्स प्रोसेसिंग पावर बचेगी कि वो आपके अलावा भी किसी को सर्व कर सके। यानी आप ऐसे समझ लें कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब अगर कोई मेरे से रीजनेबल सवाल करता है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो अगर कोई एक स्टूडेंट है वो मेरे से तेजी से बस सवाल करी जाए कि आपको क्रिकेट का शौक है, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आपको इस चीज का शौक है, वो करते हैं, ये करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, ये क्या है, पढ़ा क्या हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, अब मैं उसी के जवाब दे ही जाऊंगा
तो बाकी लोगों ने जो मेरे से एक्चुअल कोर्स रिलेटेड सवाल करने थे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा उनको जवाब देने का, ठीक है। तो इसी चीज को आप मैप इधर करें डीडॉस में, कि बेसिकली जो आपके रूट सर्वर्स थे, डीएनएस सर्वर, उनको बिला वजह की जो है रिक्वेस्ट और बिला वजह की ट्रैफिक आई गई, और वो उनको रिस्पॉन्ड करते गए, और हुआ क्या कि जो एक्चुअल वैलिड रिक्वेस्ट थी उनके लिए फिर सर्वर के पास टाइम नहीं था, प्रोसेसिंग पावर नहीं थी, ठीक है, बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं थी। तो हुआ क्या कि जो एक्चुअल यूजर थे उन्हें कोई सर्विस नहीं मिली, और जो मलिशियस यूजर था जो नुकसान करना चाहता था उन्हें बेसिकली सर्विस मिली जा रही है, ठीक है। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस होता है कि एक मशीन को इतना ज्यादा आप रिक्वेस्ट, इतना ज्यादा काम दे दें, बेतुका वाला यूजफुल वर्क नहीं, यूजलेस वर्क, कि वो उसी को सर्व करता रहे जो, और एक्चुअल वैलिड रिक्वेस्ट जो है उसे ना सर्व कर सके। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि रादर देन एक मशीन के आप मल्टीपल मशीन दुनिया में इकट्ठी करें, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर एक टाइम पे सारे इकट्ठे किसी सर्वर को अटैक करें। यानी आप ये सोच दें कि अगर मेरे घर के जो नेटवर्क है उसकी बैंडविड्थ अगर 1 मेगाबिट पर सेकंड है, तो अगर मैं उससे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना चाहता हूँ किसी सर्वर को, तो एट मोस्ट मैं 1 मेगाबिट पर सेकंड के रेट पर ही रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अगर उसकी कैपेसिटी 1 मेगाबिट से ज्यादा है तो फिर बाकियों को सर्व कर देगा। पर अगर 1000 लोग 1 मेगाबिट पर सेकंड पे रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देते हैं, अब मसला हो जाएगा, क्योंकि अब उन सारों को अगर सर्व करना शुरू कर देते हैं सर्वर, तो फिर उसकी कैपेसिटी वाकई बिल्कुल नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये फिर यूजुअली जब आपने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना होता है तो आप डीडॉस करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट लोकेशन से, मल्टीपल डिफरेंट मशीन से आप अटैक करते हैं, ठीक है। और ये अटैक जो था ये कुछ घंटा चला था, उसके बाद इस पे काबू पाया गया था। पर उस घंटे में जो है आपके जो इंटरनेट था वो काफी, उसकी जो सर्विस थी वो या तो अनअवेलेबल हो गई थी या स्पीड बहुत ही स्लो हो गई थी, ठीक है। और ऑब्वियसली इस तरह के अटैक का फिर एक फायदा होता है कि लोगों को समझ आ जाती है कि ये भी एक मसला था, ये एक वीकनेस थी, और फिर इस अटैक को देख के वो कहते हैं कि अब आइंदा इस किस्म के अटैक कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। पर जहाँ पे एटलीस्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके दुनिया में जो भी सिस्टम है, डेटा है, आपकी कनेक्टिविटी है, वो कुछ भी सेफ नहीं है। अगर किसी ने नियत कर ली है कि अटैक करना है तो रास्ते निकल ही आते हैं अटैक करने के, ठीक है। तो एज सिक्योरिटी पर्सनल फिर आपका काम होता है कि किस तरीके से आपने उनसे यू हैव टू स्टे 1 स्टेप अहेड, ठीक है। कि अगर कोई आपको अटैक करे तो आपने प्रीएम्प्ट करना है कि अटैक कब होगा, किस तरह का होगा, जितनी हद तक आप कर सकते हैं। और अगर अटैक उससे फिर रुके, और अगर अटैक हो गया तो फिर आपका काम है कैसे आपने उससे रिकवर करना है, कि बाकी उसे रोकना कैसे है, और जो डेटा का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसे कैसे आपने रिकवर करना है, कैसे फिक्स करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये किस तरह फिर डीडॉस से प्रिवेंट करते हैं? जी हम कोर्स में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, काफी एंड के करीब जाके। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये आप जो कह रहे थे इंटरनेट ब्रेकडाउन कर दिया था, मैंने इसकी एक वीडियो देखी कि वो कह रहे थे कीज चाहिए होती हैं इसके लिए, एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट, पूरे इंटरनेट को स्टॉप करने के लिए क्या आपने चाहिए होता है? कोई कीज चाहिए होती हैं? कीज? हाँ जी। यार कीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा फर्क है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर ठहर जाए। नहीं वैसे मैं सर पूछ रहा था, वो सच बात है या झूठ बात है? यार कीज की अभी बात करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा कीज का मकसद क्या है, ठीक है, थोड़ी देर ठीक ठहर है, जाए, थैंक यू सर। ठीक है। ऑलराइट, तो अब कोर्स आउटलाइन पे जाए। इस कोर्स में हमने कवर क्या क्या करना है, ठीक है। इस हफ्ते में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए सिक्योरिटी के बाकी के कोर्स को समझने के लिए, वो हमने अभी कवर करना है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी पे जाएंगे, जिसमें क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि आपने डेटा को इनक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आ जाते हैं। इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल कोई डेटा है, जो कि आपने किसी और के साथ शेयर करना है, पर इंश्योर करना है कि उसके अलावा कोई और उसे ना देख सके, ठीक है। तो आपके पास एक की होती है, उस की को इस्तेमाल करते हुए आप पूरे डेटा को जंबल अप कर देते हैं। जंबल करने का मतलब है कि जिसके पास की नहीं होगी
वो अगर फाइल को खोल के देखते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी। की समझ लें कि पासवर्ड है, अलबत्ता आपने किसी के साथ की शेयर की है और उसे आपने इंक्रिप्टेड डेटा दिया है, तो वो उस डेटा को की के थ्रू अनलॉक करके डिक्रिप्ट कर सकता है और फिर सिर्फ उसे समझ आएगी कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी है, उसमें इंक्रिप्शन आ जाती है। इसके अलावा रैंडम नंबर जनरेशन कवर की जाएगी। ठीक है, पब्लिक की, प्राइवेट की इंक्रिप्शन और हैशेस कवर किए जाएंगे। एनी आइडियाज हैश क्या होता है? हाँ जी, हैश क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है आप सबने? आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है? अच्छा, आपने पढ़ी है? आप इसमें पढ़ी है? आप तो पढ़ चुके हैं। एनी आइडिया? हाँ, यकीन नहीं हो रहा मुझे। हाँ जी, एनी आइडिया? यार हैश का कॉन्सेप्ट मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक फाइल है और आपने चेक करना है कि इस फाइल के अंदर कोई चेंज तो नहीं हुई। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है कि पहले आप उस फाइल की एक कॉपी बना लें। अब जब नई वर्जन है उसे आपने कंपेयर करना है, तो पिछली वर्जन के साथ लाइन बाय लाइन उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब इस कंपैरिजन में मसला क्या है? इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है? इस अप्रोच में प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा, यानी लाइन बाय लाइन एक एक चीज को आप चेक कर रहे हैं। उसके अलावा क्या मसला है? डेटा स्टोर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, यानी एक चीज है उसकी पुरानी कॉपी भी है, उसकी नई कॉपी, दो दो कॉपी आप स्टोर कर रहे हैं, तो आपका डबल जो है वो आपकी यूजेज होगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैश कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल एक फाइल है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हैश इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है पर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, उस फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एस की वैल्यू रीड करें और उन एस की वैल्यूज को आप आपस में ऐड कर दें। ठीक है, यानी एस की वैल्यू होती है जो भी आपका कैरेक्टर है उसका पीछे बाइनरी कोड क्या है, तो उन बाइनरी कोड्स को एज ए नंबर ट्रीट करके आप ऐड कर दें। जितने भी कैरेक्टर हैं उतने बाइनरी कोड होंगे, उन सारों को ऐड करें, आपके पास एक इंटीजर नंबर आ जाए। वो नंबर जो है वो उस फाइल का हैश है। ठीक है, अब रादर देन पूरी की पूरी फाइल को स्टोर करने के, आप सिर्फ उस एक हैश वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब क्या होगा कि आपने चेक करना है कि नई फाइल जो है उसके अंदर कोई चेंज हुई है कि नहीं हुई, तो आप उस फाइल का सिर्फ हैश दोबारा से कैलकुलेट करें और जो हैश पहले आपने स्टोर किया था उसके साथ कंपेयर कर दें। अगर वैल्यू सेम है तो उसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं हुई, अगर वैल्यू फर्क है तो उसका मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इसकी और भी यूजेज होती है, इस पे पूरे चैप्टर होता है हैशिंग पे यूजली, तो वो हम ब्रीफली देखेंगे कि यहाँ पे हैशिंग के कौन कौन से अप्रोचेज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल पे बात होगी कि आपने डेटा को या किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, किसे एक्सेस की इजाजत होगी, किसे रोका जाएगा, ये कैसे इंश्योर करेंगे। अगर किसी ने ऑथेंटिकेट करना है, यानी किसी ने कहना है कि मैं फलाना यूजर हूं और मुझे इजाजत है इस रिसोर्स को एक्सेस करने की, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वाकई साबित हो गया है कि वही यूजर है जिसे हमने इजाजत दी थी या वो किसी और को इम्पर्सनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में ये भी आ जाता है कि मैंने कोई फाइल शेयर की है तो आपको कैसे यकीन होगा कि मैंने ही वो फाइल शेयर की है। शायद किसी और ने मेरा नाम लगा के फाइल शेयर कर दी हो, तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये फाइल मेरी तरफ से आई है, किसी और की तरफ से नहीं आई। ठीक है, सर वो जहां ईमेल पर होता है। हाँ जी, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, अगली चीज फिर होगी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लूप होल होते हैं, क्या बग्स होती हैं। ठीक है, क्या गैप्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को अटैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम डिफरेंट ऑप्शन देखेंगे, डिफरेंट अटैक टाइप्स देखेंगे, उनकी क्या, उनसे प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका होता है। फिर वेब सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। आप लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ लिया? पढ़ रहे हैं? पढ़ भी नहीं रहे? अच्छा ठीक है, नेटवर्क्स में जो है एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। वो आपने देखा ही होगा, आप URL जो लिखते हैं ऊपर अपने ब्राउजर में तो उसके साथ HTTP लिखा होता है, तो वो बेसिकली वेब ब्राउजिंग का प्रोटोकॉल है।
ठीक है, उसमें आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है या दूसरी तरफ से जितना भी डेटा आता है, वेबसाइट जो आ रही होती है, उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी भेजी जाती है। ठीक है, तो HTTP में जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं होती। अगर आपने देखा हो तो इन सम केसेस ब्राउजर पे HTTPS लिखा होता है। तो HTTPS जो है वो सिक्योर प्रोटोकॉल है, उसमें जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कुछ उसमें सिक्योरिटी फील्ड भी जाती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट तरीकों से अपनी वेबसाइट को या अपने ब्राउजर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट अटैक्स से। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि उसके लिए कौन से फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेमवर्क में क्या क्या ऑप्शन है जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, इंट्रूजन डिटेक्शन और फायरवॉल्स की बात होगी। ठीक है, और फाइनली अगर हमें टाइम मिल गया, आई वुड वांट कि ये टाइम मिले मुझे, तो आई वुड वांट कि IoT सिक्योरिटी पे भी कुछ लेक्चर हो और ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ लेक्चर हो, क्योंकि ये आजकल लेटेस्ट यही एक फील्ड है जिसमें सिक्योरिटी पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आई वुड वांट कि ये कवर हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, ठीक है, अगला फिर पॉइंट है कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या होगा। कुछ लोग मुझे जानते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आई वुड वांट कि क्लास इंटरेक्टिव हो। ठीक है, मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ तो उसमें पार्टिसिपेट करें, जवाब दिया करें, बेशक गलत जवाब भी दूंगा। और एक बात याद रखिए कि अगर कोई गलत जवाब देने के बाद चीज सीखता है ना, तो वो इट इज सेड कि वो चीज समझने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वो फिर गलती से पक्का हो जाता है। ठीक एग्जैक्टली है, सर। तो इसलिए गलती करने से ना घबराएं, कोई भी सवाल मैं करूं, गलत जवाब भी हो बेशक दे दिया करें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, मेरी कोशिश होगी कि दूं ताकि क्लास के अंदर इंटरेक्टिविटी थोड़ी और बेहतर हो सके। ठीक है, फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट की ज्यादा समझ आ सके। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो क्लास के अंदर क्वेश्चन करने से घबराया ना करें, क्योंकि चांसेस आर कि अगर मैंने आपका जवाब दिया तो क्लास में 20 स्टूडेंट और होंगे जिन्हें समझ नहीं आई थी, तो उनका भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, और क्लास के अलावा अगर आप मेरे ऑफिस में आके कोई बात करना चाहते हैं तो उसका भी मसला नहीं, आप ऑफिस में आके बेशक कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कोविड स्टेटस क्या होता है, आया ये हाइब्रिड सेमेस्टर होगा कि फिजिकल क्लासेस होंगी और एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे कि फिजिकल आपके ऑन कैंपस एग्जाम होंगे। तो वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होती है तो उसके बाद मैं ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा डिटेल में बात कर सकूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि असाइनमेंट की मैं वेटेज ज्यादा रखूंगा और असाइनमेंट की मैं ग्रेडिंग बहुत ही लीनियंट करता हूँ। अगर किसी ने सिर्फ सबमिट किया है और प्लेजरिज्म नहीं किया, खुद अटेम्प्ट किया है, तो बेशक गलत भी किया, मैं उसके नंबर काट देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि आप अपने आप को पुश करें, एक्सर्ट करें असाइनमेंट में। असाइनमेंट आप किसी और की छाप के दे देंगे, ठीक है, उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि आपकी लर्निंग कुछ नहीं होगी उससे। ठीक है, तो असाइनमेंट खुद करना, गलती से ना घबराना कि अगर गलत हो भी गया आपके नंबर उस पर नहीं कटेंगे। और ये आप मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे उनसे आप ये बात डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और वेटेज उसकी सफिशिएंटली लार्ज होगी ताकि आप लोगों को जो खौफ होता है कि पता नहीं कोर्स में फेल ना हो जाए और उस फेल होने के खौफ से आप लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी मैं इंसेंटिवाइज करना चाहता हूँ कि कॉपी ना करें। इतने नंबर होते हैं कि बंदा पास आराम से कोर्स करता है। ठीक है, और LMS को रेगुलरली देखना, उसका मैं पेज भी सेटअप कर दूंगा और आप लोगों को इनरोल कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स चेक कर लेना LMS पे, असाइनमेंट्स LMS पे अपलोड होंगी, और जो कोर्स रिलेटेड मटेरियल है, स्लाइड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिंक्स जो है यूट्यूब के, ठीक है, आउटलाइन, ऑफिस आवर्स, ये सारा मटेरियल जो है LMS पे पड़ा होगा। क्लासेस फॉर द टाइम बीइंग हाइब्रिड है, विच मीन्स के आधे लेसन में कुछ स्टूडेंट्स आएंगे क्लास में और बाकी स्टूडेंट जूम पे होंगे, और बाकी आधे लेसन जो है कुछ लोग जूम पे होंगे, बाकी जो है जो क्लास वाले थे जूम में चले जाएंगे, जूम वाले क्लास में आ जाएंगे। तो ये आप देख लेना कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर इसके बावजूद अगर जूम पे कोई आना चाहता है तो बेशक आए, और अगर कोई क्लास में जगह है और वो क्लास में आना चाहता है तो वो बेशक आ जाए, मुझे बाहर नहीं निकालता। ठीक है, अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, तो वेल इन टाइम बता दिया करें, यानी कोर्स खत्म हो जाते हैं, ग्रेडिंग फाइनलाइज हो जाती है, उसके बाद स्टूडेंट आके कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सका था, वो नहीं कर सका था, घर पे परेशानी थी, तो वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शुरू में बता दिया करें
ताकि उस मसले का कोई हल निकाला जा सके। ठीक है, और अगर किसी चीज में आप फंसे हुए हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको कोर्स वर्क में, असाइनमेंट्स में, तो वो मेरे से आके डिस्कस कर लिया करें। ये ना किया करें कि एंड पे जो है आप कहें कि मुझे समझ नहीं आई थी और कॉपी करके दे दें। ठीक है, वो किसी का भी फायदा नहीं होता। और अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम के दौरान फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पकड़ो तो कहते हैं कि घर पे परेशानी थी। तो वो बात थोड़ी एब्सर्ड होती है, क्योंकि अगर घर पे परेशानी है तो आप पहले मुझे बता दें। ठीक है, आप टेबल के नीचे फ़ोन रख के इस्तेमाल करें तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको एग्जाम के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बता दिया करें इस तरह की चीज़ें। अगर एग्जाम में आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो मैं आपको उस ड्यूरेशन के लिए आपको कमरे से बाहर निकाल के आपको फ़ोन इस्तेमाल करने दूंगा। ठीक है, तो वो पहले बस बता दिया करें। फिर एंटी सोशल बिहेवियर, अगर आप प्लेजरिज्म कर रहे हैं तो इस पर मैं काफ़ी सीरियस एक्शन ले सकता हूँ, खासकर अगर मुझे नजर आए कि इसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स का ग्रेड सफर कर रहा है, तो फिर मैं इस पर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्शन लेता हूँ। ठीक है, और वही मोबाइल फ़ोन यूजेज जो है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग एग्जाम। अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी वजह से दूसरों का नुकसान हो रहा है, वो भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप आउटराइट किसी और स्टूडेंट को बुली करना शुरू हो गए या हरासमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और उस पर तो बिल्कुल कोई रियायत भी नहीं होती। ठीक है, तो मच्योरली एक्ट करें, एक दूसरे का नुकसान ना करें, एक दूसरे का फायदा सोचें, तो सारों का ही भला होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन आफ्टर नाउ? ऑल राइट, ठीक है। तो कोर्स पढ़ने का फायदा क्या है? एक बात तो है कि मोटिवेट करने के लिए आपको कि सिक्योरिटी जो है एक बड़ी अहम फील्ड है। ठीक है, आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, सर काउंसलिंग और का बता देंगे। हाँ जी, क्या? ठीक है, तो एक चीज तो है कि आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो एक दफा हमारे जो सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्टर थे, वो अपने किसी दोस्त को लेके आए थे जो कि पाकिस्तान के हैकिंग सीन पे काफी पॉपुलर थे। ठीक है, उस शख्स ने तब हमें कहा था कि मुझे मैं जब भी किसी कंपनी को अप्रोच करता हूँ कि आपके सिस्टम को मैं सिक्योर करूंगा, इसकी टेस्टिंग करता हूँ, इसमें वीकनेसेस आइडेंटिफाई करता हूँ, तो वो लोग को इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। कहते वो कह देते हैं कि यार इतना भी क्या सिक्योर करके करना, हमारी कंपनी को कौन नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसका मसला क्या था कि वो जो है फिर हमें कहते हैं कि यार मैं इवन दो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हूँ, पर मेरी जो नौकरी है वो बेसिकली कंप्यूटर सेल्समैन की, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ लोगों को। ठीक है, पर ये आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात थी। अब मैं देख रहा था कि आपके जो बैंक्स हैं उनमें पूरे का पूरा डिपार्टमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ठीक है, आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके लिए बड़ा अहम है सिक्योरिटी पे फोकस करना, वरना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और डिफरेंट और जो इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है वो सारा लीक हो जाए तो उनके ऊपर उन पे एक लीगल इशू बहुत बड़ा बन जाए, उन पे केस हो सकता है। ठीक है, फिर नादरा और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो भी उन्हें सिक्योरिटी के बंदे चाहिए होते हैं। तो इन शॉर्ट आजकल जो है अब टाइम चेंज हो गया है और अब सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। ठीक है, और हर कंपनी जो है इन सम फॉर्म सिक्योरिटी को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करती है। ठीक है, तो एक ये मोटिवेट करना मकसद इस कोर्स का। फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि आगे क्या क्या चीजें सिक्योरिटी की डोमेन में, सिक्योरिटी की फील्ड में होती हैं। यानी मैंने जो डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, क्रिप्टोग्राफी हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी सिक्योरिटी हो गया, तो वो इस कोर्स में चैप्टर्स होंगे। पर इस कोर्स के बाद अगर आप देखें तो इन टॉपिक्स पे पूरे पूरे कोर्सेज बने हुए हैं। तो वो फिर इस कोर्स के बाद आपको आइडिया होगा कि बेसिकली फील्ड क्या है, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिलेगा, ताकि आपको पता हो कि आपको अगर शौक है तो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहें तो आप उस पर फोकस कर दें। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन का शौक है तो आप उस पर फोकस कर लें, आईओटी का शौक है तो आप उसे देख लें। ठीक है, और जो मैं नौकरी की बात करता है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी ये गेन कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर जाए यूरोप यूएस वगैरह में, वहां तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, वहां तो सिक्योरिटी की हाई पेइंग जॉब होती है। ठीक है, तो हाँ, इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि फ्यूचर कोर्सेज में आप ट्रांजिशन करना है आपने, तो आपके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बनी होगी
तो आपको शुरू से फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप उस बैकग्राउंड को लेके नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, और लास्टली आपको आई वुड ट्राई के कुछ वेरियस टूल्स आपको कवर करवाऊं जो कि फॉर एग्जांपल नेटवर्क की सिक्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए कि नेटवर्क कितना सिक्योर है उसके लिए कौन से टूल्स होते हैं, फिर आपके वेब साइट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, उसकी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कौन से टूल्स होते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी कुछ प्रैक्टिस इस कोर्स में हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मशवरा भी दूंगा आपको कि मैं जो फाइनल ये प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट कर रहा होता हूँ तो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनी होती है। ठीक है, फाइन, अच्छा प्रोजेक्ट है, पर उसको ज्यादा अगर बेहतर आप बनाना चाहें तो ज्यादा बेहतर बनाने का तरीका है कि वेब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं तो साथ उसमें जो सिक्योरिटी के फीचर होते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करें। यानी आज तक मैंने एक भी फाइनल जी प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसमें कोई मुझे ग्रुप आके कहे कि ये हमने वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की या मोबाइल ऐप बनाई है और इसके अंदर हमने सिक्योरिटी के लिए ये फीचर डाला है। यानी डिफरेंट अटैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक जैकिंग होती है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग होती है, बफर ओवरफ्लो होता है, तो आप कहें कि इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये चीज़ें इस्तेमाल की। ठीक है, तो वो आपका प्रोजेक्ट भी बेहतर होगा। आप जब इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो वो लाखों लोग और हैं जिन्होंने वो काम किया और शायद बेहतर ही किया होगा। पर जब आप ये कहते हैं कि हमने ई कॉमर्स की साइट बनाई है और हमने उसमें ये सिक्योरिटी फीचर डाले हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। तो अगर इस तरह की चीज़ आप करते हैं तो आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको आपकी वैल्यू जो है वो इंटरव्यू पे ज़्यादा बढ़ सकती है और ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन भी होती है कि आपने काम जो है बाकियों ने अच्छा काम किया, आपने उससे भी बेहतर कर दिया। ठीक है, आपने एक बेहतरीन चीज़ करने की कोशिश की है। तो आई वुड वांट कि ये कोर्स जो है उस चीज़ में भी आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट था वो है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पिलर्स क्या है। यानी इसका क्या मतलब है कि आपका किसी भी सिस्टम को आपने सिक्योर करना है तो ब्रॉड लेवल पे कौन से रूल्स हैं, कौन से डिजाइन हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहेंगे, क्या फीचर है आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम में लेके आएंगे ताकि वो सिक्योर हो जाए। तो पहले मुझे बताएं बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे मेन चीज क्या है जो कि आप सिक्योरिटी के लिए करना चाहेंगे। ठीक है, एक जवाब आया पासवर्ड वगैरह। ठीक है, तो पासवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा आप डिटेल में देंगे। ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो क्या होता है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, कि किसको इजाजत है वेबसाइट को, किसको इजाजत है कि उस सिस्टम को एक्सेस करे, किसको मना करना है, कोई और किसी और को इंपर्सनेट करके उसके थ्रू सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने प्रिवेंट करनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है पिलर, और क्या कर सकते हैं आप सिस्टम को, आपका जवाब है ठीक है, और क्या सिस्टम को आप सिक्योर करने के लिए करेंगे। हाँ जी, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल और ठीक है, ये आपने बात, इन्होंने एक जवाब आया है कि आपने अगर सिस्टम को सिक्योर करना है तो डेटा की कॉपीज बना लें ताकि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो आप दूसरी कॉपी से रिकवर कर सकें। ये आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है बेसिकली कि आपने इंफॉर्मेशन इतनी मेंटेन करनी है कि इन केस कोई अटैक हो तो आप रिकवर कर सकें या फिर आप पकड़ सकें किसने किया। ठीक है, गुड। और यार हैंड रेज कर दिया करें। ठीक है, एहसन हफीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, यस सर मैंने काफी देर किए रखा था। हाँ जी, सर एक बार बोलिएगा आपने लास्ट क्या बताया था। क्या कह रहे हैं। सर आप पासवर्ड का बता रहे थे कि पासवर्ड के जरिए हम लॉगिन कर सकते हैं, और सर और क्या कह रहे थे आप। एक चीज मैंने कही है कि किसी भी सिस्टम को सिक्योर करना है तो यू हैव टू इंश्योर कि हर कोई उसे एक्सेस ना कर सके, जिसने एक्सेस करने की जिसे इजाजत दी है सिर्फ वही एक्सेस कर सके। ठीक है, दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है वो है कि
सिस्टम की आप डेटा की कॉपी रख लें कि अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, डेटा कोई करप्ट हो जाए, चोरी हो जाए, एज इन डैमेज हो जाए, तो आप किसी और कॉपी से रिकवर कर सकें। इसमें मैंने ये भी ऐड किया था कि आप फर्दर इंफॉर्मेशन मेंटेन करें जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पकड़ लें कि अटैक किसने किया। उसके हम अभी डिटेल में आते हैं। अभी हम बिल्कुल सर एग्जाम्पल कर रहे हैं, अभी इसकी डिटेल थोड़ी देर में बात करते हैं। सर हाँ जी, क्या सिस्टम को वीपीएन के पीछे रखने से वो ज्यादा सिक्योर रहेगा? वीपीएन के पीछे रखने से यार, अगर आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं तो आप सिक्योर नहीं है, यानी वीपीएन के थ्रू वायरस आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। यानी वीपीएन कितने रिलायबल होते हैं। आप वीपीएन से कनेक्ट करें, आप अपनी तरफ से यूट्यूब को एक्सेस करना चाहते थे, वीपीएन जो है यूट्यूब के साथ वायरसेस आपके सिस्टम में भेज दें, तो इस सर तरह के वो मसले। सर वो एड्स आती हैं ना वीपीएन की, वो कह रहे होते हैं कि किस तरह ये ज्यादा सिक्योर करेगा आपके नेटवर्क को। वीपीएन सिक्योर नहीं करता आपको, वो मैक्सिमम ये करता है कि थोड़ी हद तक ना आपकी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है, पर वो भी है, वो पकड़ा जा सकता है, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी आपकी आईएसपी पे अगर कोई आ जाए तो वहां से वो देख सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ गई थी और उससे आपको ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, वीपीएन का ज्यादा मकसद यही है कि अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक्ड है तो आप उसे वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर लें तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। सिक्योरिटी ऐसा वीपीएन आपको प्रोवाइड नहीं करती। हाँ जी, और एनी अदर आइडियाज, और क्या सिक्योर करेंगे? हाँ जी दानियाल। सर मेरा ख्याल में लोगों को बताना चाहिए ये सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बॉदर ही नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, वो जिस तरह यूज़ कर रहे होते हैं अपने पीसी को। और ये बात दुरुस्त है कि आपने लोगों को एजुकेट करना है कि सिस्टम इस्तेमाल कैसे किया जाए, वरना क्या होता है, लोग पासवर्ड डाल देते हैं UMT1234 5, और आई एम श्योर आप में से किसी ने ये रखा होगा जब नए नए आए थे। पर खैर, ये आपकी बात सही है कि आपने एजुकेट करना है लोगों को। एनी अदर आइडियाज? ओके, तो क्लास देखें, जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपने डेटा और सर्विसेज दोनों को सिक्योर करना है। ठीक है, डेटा तो एक्चुअल जो डेटा पड़ा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इस्तेमाल होती है। सर्विसेज बेसिकली होती है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो भी सिक्योर होनी चाहिए। यानी मैं फॉर एग्जांपल, यानी डेटा का तो एग्जांपल सिंपल है ना, कि आप लोगों की ग्रेड्स हैं और आप ऑनलाइन ग्रेड पढ़े हुए हैं, आप हैक करके अपने ग्रेड को A+ कर दें, तो उस चीज को बचाना डेटा सिक्योरिटी है। जहां आपके ग्रेड है, बहुत ही बुरा किसी का ग्रेड आया है, वो शर्मिंदा है, और वो ग्रेड जो है वो लीक हो जाए और सारी दुनिया को पता लग जाए क्या ग्रेड है, वो कहता फिर रहा था कि मेरा A है, पता लगे उसका F है, तो वो काफी एम्बैरसिंग होगी, वो प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की बात आती है। पर जब सर्विसेज की सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि आपने इंश्योर करना है कि सर्विसेज जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, जो उनका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए वो ही हो, उससे हट के कुछ ना हो। यानी मैंने अगर बैंक से 1000 रुपए जो है वो विड्रॉ किया है, ठीक है, तो सर्विस सिक्योर होने का मतलब है कि सिर्फ 1000 रुपए विड्रॉ हुआ है। ये नहीं होगा कि मैं बाद में चेक करूंगा तो मेरे अकाउंट से लाख रुपए विड्रॉ हो चुके होंगे। ठीक है, तो आपने डेटा सर्विसेज दोनों को सिक्योर करना होता है। और जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 5 सतून है जिन पे आप फोकस करते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है जो आप चाहते हैं कि हर किसी को एक्सेस ना हो उसके, ठीक है, जिसे आपने इजाजत दी है सिर्फ वही उसे एक्सेस कर सके, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। ठीक है, यानी एग्जांपल ले लें कि वाइस चांसलर जो है अगर कोई मैसेज यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को या डीजी को करता है, ठीक है, सॉरी वाइस चांसलर रेक्टर जो है आपका, तो रेक्टर अगर कोई मैसेज करता है तो वो हर कोई पढ़ ले उस मैसेज को। आई मीन वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का मैसेज है, वो हर किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जिसने मैसेज भेजा है और जिसको भेजा है, इन दोनों के बीच में सिर्फ इन दोनों को ही पता होना चाहिए मैसेज। किसी तीसरे बंदे को अगर पता लग गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी के खिलाफ है। ठीक है, प्राइवेसी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी से मिलती जुलती चीज है। ठीक है, बस सटल सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है
प्राइवेसी में क्या होता है कि डेटा जो है वो, कॉन्फिडेंशियलिटी में तो कुछ भी डेटा हो सकता है, प्राइवेसी में ज्यादा बात आती है जो कि आपका अपना डेटा, यानी आपके ग्रेड हो गया, आपका आपके फोन पे जो आपने तस्वीरें खींच के रखी हुई हैं, जो आपके व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ मैसेजेस हैं, वो प्राइवेसी है। ठीक है, उसको सिक्योर करना, कोई और उसे ना देख सके, ठीक है, वो प्राइवेसी होती है। ठीक है, यूजर डिसाइड करे कि मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन किसको मिल सकती है और कितनी हद तक। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरी ब्लड रिपोर्ट जो है सिर्फ उसकी एक्सेस इस डॉक्टर को होनी चाहिए, मेरी बाकी मेडिकल हिस्ट्री जो है शायद उसमें कोई ऐसी चीज हो जो आप ना चाहते हो डॉक्टर को मिले, तो वो आप डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी हद तक देना है डेटा। तो ये प्राइवेसी में आता है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डेटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी। ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है कि आपने जो भी डेटा रखा हुआ है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, उसके अंदर कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब है, आपका जीपी है 4.0 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, आपका जीपी 5.0 कर दे कोई। ठीक है, एक ये एक्सट्रीम केस है। दूसरा केस क्या है डेटा इंटेग्रिटी का, कि आपका जो डेटा, आपका जो जीपीए था सिर्फ वही जीपी होना चाहिए, उसे कोई टेम्पर करके इंप्रूव ना कर दे या कम ना कर दे। ठीक है, अगर डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर की थी वही पड़ी होगी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और रूल आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिप्यूडिएशन का। नॉन डिप्यूडिएशन क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आप में से किसी को एक फाइल दी है, ठीक है, तो कल को मैं ये ना कह सकूं कि मैंने तो फाइल नहीं दी थी। यहाँ पे मैंने जिसे फाइल दी है वो कल को ये ना कह सके कि मुझे तो फाइल दी नहीं। वो कैसे इंश्योर किया जाएगा? यानी इसका एक एग्जांपल है कि मैं किसी से जमीन खरीदता हूँ, ठीक है, और मैं उसे चेक लिख के दे देता हूँ। वो जब चेक लिख के बैंक के पास जाता है तो मैं कहता हूँ कि मैंने तो चेक दिया ही नहीं था। तो अब क्या होगा, जमीन भी मेरे पास आ गई और पैसे भी बच गए, उस बंदे का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये जो है नॉन डिप्यूडिएशन में क्या होता है कि आप इस तरीके से सिस्टम डिजाइन करते हैं कि अगर किसी ने डेटा दिया है या किसी ने डेटा लिया है तो अब वो इस चीज को डिनाई ना कर सके, आपके पास सबूत होने चाहिए। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है ये हम चीजें बाद में देखेंगे। तीसरा जो पिलर है वो है अवेलेबिलिटी का, कि आपको जिस वक्त डेटा या सिस्टम चाहिए उस वक्त वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने लेट सपोज आपका फाइनल एग्जाम है, आपने एग्जाम कर लिया है, अब आप एलएमएस पे अपलोड करने लगे, तो सिक्योर सिस्टम का मतलब है कि आपका एलएमएस उस वक्त चल रहा होगा। ठीक है, यू हैव टू इंश्योर कि वो अवेलेबल हो, आई मीन द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू इंश्योर वो अवेलेबल हो। अगर कोई हैक करके उसको क्रैश करवा देते हैं, अब मसला क्या होगा, आप लोगों ने एग्जाम अपलोड करने थे वो हो नहीं सकेगा। ठीक है, और अगर क्रैश होने का सबूत नहीं है तो फिर तो लोग यही कहेंगे ना कि स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किया और आप बहाने बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर यू हैव टू मेक श्योर कि सिस्टम अवेलेबल हो, और अगर क्रैश हुआ भी है तो फिर उसका कोई सबूत होना चाहिए ताकि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, सिमिलरली किसी का ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, उसका जिस्म खोल के बैठा हुआ है सर्जन। ठीक है, अब सर्जन कहते हैं कि इसकी जो एलर्जीज है उसकी रिपोर्ट लेके आओ, क्योंकि उसकी बेसिस पे दवाई जो भी मेडिकेशन होती है वो देनी होती है। ठीक है, अब उस वक्त अगर सिस्टम बैठ जाए, ठीक है, अब सर्जन जो है एक इंसान को खोल के बैठा हुआ है, अब पता नहीं है कि उसकी एलर्जीज क्या है, आगे बढ़ नहीं सकता सर्जन, अब क्या होगा, या तो सर्जरी खत्म करनी पड़ेगी या इंतजार करेंगे और बंदा मर सकता है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी एक अहम चीज है। और ये जो तीन चीजें थी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, डेटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीन चीजें बेसिकली आपका इनके लिए एक टर्म होती है CIA ट्रायड, कि ये तीन चीजें जो सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए अहम है। ठीक है, कुछ और डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक अगली जो दो चीजें हैं वो फिर ऑथेंटिसिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। ऑथेंटिसिटी में क्या होता है, ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आपको जो डेटा आ रहा है, जो इनपुट आ रही है, क्या वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वाकई जो कह रहे हैं उसी की तरफ से आ रही है या कोई और इंपर्सनेट कर रहा है। यानी इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे अंडरग्रेड में एक दफा क्या हुआ था कि एक कोर्स का फाइनल एग्जाम था, ठीक है, उससे कुछ घंटे पहले हमें ईमेल आ गई इंस्ट्रक्टर की तरफ से कि एग्जाम नहीं होगा, बाद में होगा, आज नहीं होगा। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्टर का ही था, सही है, ओके। तो आधे लोग तो घर चले गए, कुछ लोग जो है वो इंस्ट्रक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि सर आपने किया क्यों है, खैरियत है? तो इंस्ट्रक्टर ने कहा मैंने तो ईमेल की नहीं। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है ईमेल स्पूफिंग का। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है कि मैं किसी को ईमेल भेजता हूं तो उसमें जो सोर्स ईमेल है वो मेरी लिखी होती है adil.khan@umt.edu.pk, ठीक है। स्पूफिंग में क्या होगा कि मैं आप में से किसी को ईमेल भेजता हूं पर उसमें जो सोर्स ईमेल एड्रेस लिखा होगा वो मेरा adil.khan@umt नहीं होगा, वो मैं किसी और स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस वहां पे डाल देता हूं। उसके लिए टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो वो मैं जब करूंगा तो उससे क्या होगा कि अब अगर मैंने कोई हेट मेल भेजी है फॉर एग्जांपल, तो आप मुझे पकड़ेंगे या जिसका मैंने नाम लगाया था वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू इंश्योर कि डेटा आ किसकी तरफ से रहा है और आया उसी की तरफ से आ रहा है या कोई उसे इंपर्सनेट करके दे रहा है। तो वो जो है इस केस में फिर लाई करते हैं ऑथेंटिसिटी में। और आखिरी है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि वो जो आपने बात की थी, ठीक है, कि आपने जो भी आपका सिस्टम है आप लॉग फाइल मेंटेन करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करें, किसने एक्सेस किया है, क्यों एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, उसका आईपी एड्रेस क्या था, ठीक है, उसने क्या चेंजेस किए हैं। अब इसका अकाउंटेबिलिटी का फायदा क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं और कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो इन दैट केस एक तो रिकवर करना आसान है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि पहले क्या डेटा था, इसमें रद्दोबदल हुई है, उसे टेम्पर किया गया है, तो आप पिछले वाले डेटा को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका अकाउंटेबिलिटी का फायदा क्या होता है कि इफ यू नो के आई मीन फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल हैं जिनसे अटैक हुआ है या किसने उस पर काम किया था वो इन्फॉर्मेशन है, तो आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि किसने मिलिशियस एक्टिविटी में इंडल्ज किया बेसिकली, तो वहां से फिर उसको पकड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। इसका भी हम एक एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज आपने एक मेडिकल एप्लीकेशन बनानी है और उसे एक सिक्योर मेडिकल एप्लीकेशन बनानी है, तो उसमें मुझे बताएं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी ये कहाँ पे आते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, वो आपको यहाँ पे चाहिए होगी, तो आपको चाहिए होगी, कहाँ चाहिए होगी, हाँ जी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, एनी आइडिया? या समथिंग दैट्स प्राइवेट। मेडिकल एप्लीकेशन में वर्क इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट, ठीक है। तो आपका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो प्राइवेट है, कौन एक्सेस कर सकते हैं, किसको इजाजत देनी है, यानी आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, मैं उसे देखूं, आपकी प्राइवेसी है, ठीक है ना। सिर्फ वही डॉक्टर देखे जो कि आपको ट्रीट करे, उसके अलावा भी कोई डॉक्टर ना देख सकता, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा। इंटेग्रिटी, डेटा इंटेग्रिटी, सिस्टम इंटेग्रिटी, ये कहां पे आती है, यानी जब मैं कहता हूं कि मेडिकल एप्लीकेशन है और इसमें जो डेटा है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जांपल है सर डाटा बार बार रिपीट ना हो। ये एक सिस्टम है, ठीक है, कि अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो उसका दोबारा ऑपरेशन ना हो, उसके बाद किसी और को, या फिर आप अगर लिवर के लिए के ऑपरेशन के लिए गए थे और आपकी किडनी निकाल के बाहर फेंक दी जाए तो ऑब्वियसली वो सिस्टम जो है टोटली मेस्ड अप है, ठीक है। पर और कोई एग्जांपल दें इंटेग्रिटी का, एक ज्यादा सिंपल एग्जांपल दें।
ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी में एक सिंपल एग्जांपल है, आपकी रिपोर्ट स्विच हो जाता है कि आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट है वो किसी और की तरफ चली गई, उसका नाम लिख दिया गया है और उसके जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट पे आपका नाम लिख दिया गया। ठीक है, किसी को फ्लू था उसे कोरोना की वैक्सीनेशन लग रही होगी, किसी को कोरोना था उसे कहेंगे घर जाके सूप पियो। ठीक है, तो ये आपकी इंटेग्रिटी का इशू है। और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी मेडिकल एप्लीकेशन में क्या होगी? सर मतलब वो चेक करेंगे कि किस डॉक्टर ने इसे साइन किया था। यस, कि आपका जो भी काम हो रहा है, जो भी रिपोर्ट्स बन रही हैं, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस नर्स ने, किस डॉक्टर ने, किस लैब टेक्नीशियन ने उसके ऊपर काम किया, उसे हैंडल किसने किया था, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके कौन गया, ताकि अगर कोई स्विच हुई है रिपोर्ट तो आप ट्रेस कर सकें कि किसकी गलती थी, ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। यानी रिपोर्ट की बेसिस पे अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज कर देते हैं पेशेंट का, तो क्या जेल में डॉक्टर को भेजा जाएगा या जिसकी एक्चुअल गलती थी? तो अगर अकाउंटेबिलिटी के आपने रूल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, उसका डिजाइन में शामिल है, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि एग्जैक्ट किस जगह पे गलती हुई है, फिर वहां पे आप नैरो डाउन करके उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समराइज कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करनी है तो मेडिकल एप्लीकेशन में जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है दे शुड नॉट बी विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, इंटेग्रिटी की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट शुड नॉट बी फॉल्सिफाइड। ठीक है, फॉल्सिफाइड में ये भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एग्जाम नहीं देना, ठीक है, तो वो रिपोर्ट के अंदर वो डाल दे कि मुझे कोरोना हो गया, तो देयर शुड बी प्रोसेसेस इन प्लेस जो कि इस तरह की चीज को पकड़ सके। ठीक है, तो वो इंटेग्रिटी में आ जाएगा। फिर अवेलेबिलिटी, कि ऑपरेशन है जहाँ पे कोई एम्बुलेंस में कोई एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहा है, तो उसी टाइम पे आप उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसके केस को हैंडल कर सकें। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी में आएगा। ऑथेंटिसिटी में आएगा कि डॉक्टर शुड बी एबल टू एसरटेन के जो रिपोर्ट थी आया वो लैब से ही आई है कि वो किसी और ने अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के दे दिया। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर यही चीज डिसाइड नहीं कर सकता, डिटरमिन नहीं कर सकता, तो फिर वो गलत रिपोर्ट की बेसिस पे अगर एक्शन लेगा तो काफी इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट अकाउंटेबिलिटी का जो बात की थी कि आप इतनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करें, लॉग मेंटेन करें कि इन केस कोई मैसअप हो, कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, तो आपको पता हो कि उससे रिकवर कैसे करना है और किसको जाके पकड़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सिक्योरिटी ब्रीच जो होती है तो फिर उसको हम डिफरेंट लेवल्स के मुताबिक क्लासिफाई करते हैं। यानी सबसे नॉन सीरियस किस्म की जो ब्रीच होती है उसे लो इम्पैक्ट ब्रीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों की जो एनरोलमेंट स्टेटस है कि किस कोर्स में एनरोल है किस में नहीं है, वो अगर लीक हो जाए तो उससे भी आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने किसी से झूठ बोला था कि मैंने ये सेक्शन नहीं उठाया हुआ और उसने आपको कहा था सुबह वाली क्लास में से स्विच कर लो, आप कहते हैं मैंने तो ली नहीं हुई, तो वो पता लग जाएगा, उसमें कोई इतना खास नुकसान नहीं, इतना कि आपकी जान का मसला पड़ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा होता है फिर मॉडरेट या मीडियम इम्पैक्ट। उसमें क्या होता है कि काफी सीरियस नुकसान हो सकता है, पर एज सच कोई आपका जानी नुकसान नहीं है, और अगर कोई फाइनेंशियल नुकसान भी है तो वो इतना है कि उसे रिकवर किया जा सकता है, नॉट कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक ब्रोकर है, उसके सिस्टम को अटैक करके कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन कर दिया जाता है, तो उस टाइम में जो ट्रेड करके उसने प्रॉफिट कमाने थे वो प्रॉफिट नहीं कमा सका, पर इट्स नॉट कि उसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, वो अगले 2-3 दिन की ट्रेडिंग में उसको रिकवर कर लेगा। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट एटलीस्ट नुकसान हुआ तो है, तो इसलिए इसको आप मीडियम इम्पैक्ट ब्रीच कहेंगे। और जो हाई इम्पैक्ट ब्रीच होता है वो फिर काफी कैटास्ट्रॉफिक उसका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं उनके अगर पासपोर्ट जो है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है, यानी एक पूरा सिस्टम होता है, इट्स नॉट कि हर किसी को पता होता है, वो आपके बिल्कुल टॉप लेवल जो जनरल होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, सिर्फ उन लोगों को पता होता है। अब वो चीज आपका आम जो मिसाइल के साथ खड़ा हुआ है उसको पता लग जाए
तो वो काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। यानी वो टीम कट्ठे मिलकर फैसला कर ले कि हम तो जिंदगी से आबाजार हो गए हैं, तो धोखे को गम है पुराना, तो कहते हैं हमने तो मरना ही, हम पूरी दुनिया को लेके डूबेंगे। कर सकते हैं। तो ये ब्रीच जो है ये हाई इम्पैक्ट ब्रीच होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स है वो स्विच हो जाती हैं, वो भी पोटेंशियली हाई इम्पैक्ट ब्रीच हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट की गलत मिस डायग्नोसिस हो सकते हैं, उसको उसकी ट्रीटमेंट जो है वो खराब करके उसे उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीचेस के डिफरेंट लेवल होते हैं, और जहाँ पे एज ए सिस्टम डिजाइनर आपने देखना होता है कि कौन सी ब्रीच जो है, यानी कोई हाई इम्पैक्ट है, मीडियम हाई इम्पैक्ट है, वो तो ऑब्वियसली आपने इंश्योर करना है कि वो ना हो, क्योंकि उसका नुकसान बहुत शदीद है। मीडियम इम्पैक्ट में आप देख सकते हैं कि इस पे टाइम लगाए, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए पैसे खर्च करें या इस चीज को जाने दें, और लो इम्पैक्ट जो है उस पर तो आप कह सकते हैं कि यार इसको रहने दो बेशक, पर अगर कभी हुआ तो फिर एक बैकअप प्लान बना लो कि उस ब्रीच को फिर हम हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो एज ए डिजाइनर, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है कोई भी प्लानिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग के वक्त। ठीक है, ओके। और आखिरी पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट, इतनी चैलेंजिंग। हाँ जी, मैं आपको कहती हूँ कि आपने सिस्टम बनाना है, उसे सिक्योर करना है, मुश्किल क्यों है? Okay. All right. So the first point is that जो सिस्टम डिजाइनर होते हैं, ठीक है, he knows all existing threats, ठीक है, and he can make sure that his system addresses those threats. Then आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, he can also preempt some potential future threats. He can address those as well. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि देखिए, there are thousands, hundreds and thousands of people trying to break into your system, which means 1,000 people means there are 1,000 different ideas. ठीक है, I can come up with one idea to protect my system. I can come up with 2 or 3 potential ideas. I can address those. Problem कहाँ पे आएगी कि उन 1,000 लोगों में से there would be one new idea जो कि मैंने कंसिडर नहीं किया होगा, और वो एक ही बार गलती होगी होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक बंदा काम कर रहा है सिस्टम डिफेंड करने के लिए, लाखों लोग उसे ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब उन लाखों आइडियाज में से कोई एक भी आइडिया अगर आपसे मिस हो गया था, आपका सिस्टम वल्नरेबल है। ठीक है, और हैकर जो है वो यूजुअली ऐसी थ्रेट लेके आते हैं जो कि पहले किसी ने नहीं सोची होती। तो ये एक मसला है। और क्या इशू है? हाँ जी, और क्या मुश्किल है सिक्योरिटी में? इसमें वो बात भी आ जाती है कि यस, न्यू टेक्निक डेवलप हो रही है, यानी आप एक चीज प्रपोज करते हैं, हैकर उसके ऊपर 10 नई चीजें ले आता है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यस, बेसिकली ये एक रैट रेस होती है। एक तरफ से आपका गोल लगा हुआ है कि मैंने बस सिस्टम को तबाही कर देना, एक तरफ आप लगे हुए कि मैं वही चीज करी जाऊंगा और किसी तरह से सिस्टम को बचा लेना है। ठीक है, फाइन। और क्या होगा? ठीक है, एक चीज है कि कॉस्टली हो जाता है सिस्टम, उस पर हम बल्कि अभी एक एंड पे आते हैं। इसके अलावा और क्या बात है? ठीक है, एक और इशू है कि आपके डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको आपने सिक्योर करना है। यानी अब आप ये देखें कि अगर एक मुल्क है जिसके बॉर्डर्स को आपने सिक्योर करना है, तो अगर हर तरफ से वो समुंदर के साथ लगता है और बीच में कोई 100 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि अपने दुश्मन मुल्क के साथ लगता है, तो उस 100 किलोमीटर को डिफेंड करना तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। पर अगर एक ऐसा मुल्क है जिसके वेस्टर्न फ्रंट पे भी आपका एनिमी लाई करता है, जिसके ईस्टर्न फ्रंट पे भी एनिमी लाई करता है, एक लंबा बॉर्डर है जो कि एनिमी के साथ शेयर हो रहा है, तो इन दैट केस उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उसको फिर डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल होगा।
तो वही बात जहाँ पे आ जाती है कि आपका एक सिस्टम है, उसमें आपने उसकी फिजिकल डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करना है, उसका जो नेटवर्क लिंक्स है उनको भी आपने मॉनिटर करना है, प्रोटेक्ट करना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी स्टक्सनेट का जो एग्जांपल दिया था उसमें वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए थे, तो मसला क्या हुआ, यूएसबी के थ्रू बम आ गया। तो अब यूएसबी को भी आप रोकेंगे तो फिर कोई और तरीका निकल आएगा। तो बात वही है कि इतने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उन सारों को एड्रेस करना वो पे काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उन सारों में से कोई एक चीज भी मिस हो गई है, आपका सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। तीसरी बात है कि आपको इंक्रिप्शन के लिए कोई पासवर्ड या कीज चाहिए होती है। ठीक है। अब बात यह है कि लेट्स सपोज मैंने इनके साथ कोई फाइल शेयर की है, अब मैं इन्हें की कैसे दूंगा, यानी मैंने फाइल को तो इंक्रिप्ट कर दिया, पर उसको इंक्रिप्ट करने के लिए जो मैंने की इस्तेमाल की है वो भी तो इन्हें देनी है ना, ताकि ये उसे इस्तेमाल करते हुए डिक्रिप्ट करें। तो मसला क्या है, अगर मैंने इंटरनेट के ऊपर फाइल भेजी है और इंटरनेट के ऊपर ही मैंने की भेजी है, तो अगर कोई मैन इन द मिडिल उस फाइल को कैप्चर कर सकता है तो उसके साथ की को कैप्चर नहीं कर सकता, तो की कैप्चर होगी तो फिर फाइल के इंक्रिप्शन का फायदा ही कोई नहीं है। तो कीज एक्सचेंज कैसे होंगी, शेयर कैसे होंगी, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है। और लास्टली, अगर आप जितना ज्यादा सिस्टम को सिक्योर करते हैं, एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि उसकी वजह से जो है आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। यस, हमारे टीचर का एक एग्जांपल था कि आपके पास अगर घर में 100 रुपए पड़े हैं तो उसके लिए आप चौकीदार को नहीं रखेंगे, पर अगर 1 करोड़ के जेवरात पड़े हुए हैं तो आप घर में भी रखेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट भी रखेंगे, अपनी जेब में भी आपने बंदूक रखी होगी कि आपको खतरा है। ठीक है। तो ये बात है कि आपका जितना ज्यादा वैल्यूबल है कोई चीज, आपको उसे सिक्योर उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों से, एक्सपेंसिव तरीकों से करेंगे। ठीक है। पर जहां पे फिर एक और इशू आ जाता है कि जितनी ज्यादा आप सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहेंगे वो आपका ओवरऑल सिस्टम पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी सफर करती है। यानी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि यूएफडी का आप लोगों का ईमेल है, उसको हमने सिक्योर करना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर कोई आपके पासवर्ड को क्रैक करना चाहे तो यूजुअली फॉर एग्जांपल 24 घंटे में आपका पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है। तो मैं एक रूल बना देता हूं कि आप सारों ने रोज अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप लोग रोज अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो काफी सिक्योर हो जाता है। पर आप करना चाहेंगे? आपकी जिंदगी आजाद होगी कि नहीं होगी? यानी रोज आप पासवर्ड चेंज करें, कितने पासवर्ड याद रखेंगे? मैं ये भी रूल बन के डाल देता हूँ कि पिछली 50 दफा जो पासवर्ड रखे वो आप रीयूज नहीं कर सकते। तो यानी आपको 50 डिफरेंट पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो एज ए डिजाइनर फिर आपने फैसला करना होता है कि हमने सिस्टम को सिक्योर तो करना है, और ऐसे सिक्योर नहीं करना कि लोग उसे इस्तेमाल करने ही छोड़ दें। अब ई बैंकिंग है वो एक काफी एक वल्नरेबल चीज होती है। यानी मैंने तो अपना ई बैंकिंग अकाउंट रखा ही नहीं है। ठीक है। बैंक वाला मुझे कहते हैं अकाउंट है, मैं कहते हैं मैंने तो की नहीं बनती। पर उसको अगर सिक्योर करना चाहें तो आप इस तरह की रूल बना दें कि कोई भी चीज करनी है आप पहले 10 डिफरेंट जगहों पे फोन करेंगे, 2 डिफरेंट फोन नंबर से करेंगे। जब उन सारों से आपको इजाजत मिल जाती है फिर आप ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन में भी आपको पासवर्ड एक नया जनरेट करना पड़ेगा। अब इतना लंबा प्रोसेस होगा तो मैं कहूँगा यार ठीक है, मैं इससे बेहतर दुकान पे जाके बैंक पे एक्चुअल ऑफिस में जाके जो भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज है कि ये बेसिकली आपके ओवरऑल सिस्टम को जो है वो मुश्किल बना देते हैं सिक्योरिटी को। पर ठीक है, ये चैलेंज है मजा भी इसी चीज के अंदर कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है इसके बावजूद आपने अगर सिस्टम को सिक्योर किया। ठीक है। तो ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस क्लास? हाँ, और बाकी आखिरी जो पॉइंट था वो है कि सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो इट शुड बी अ डिजाइन प्रिंसिपल, नॉट एन आफ्टरथॉट। यानी आप जब कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो आप ये ना कहें कि यार चलो बाद में इसकी सिक्योरिटी का सोचते हैं। नहीं, जब आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसी वक्त आपको सोचना है कि इसको हमने सिक्योर कैसे करना है। क्योंकि होता ही है कि आप एक सिस्टम बना लेते हैं, कहते हैं अब बाद में इसकी सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा।
तो जब बाद में आप किसी चीज को रीविजिट करते हैं तो उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, उसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। और चांसेस आर कि जब आप डेवलप कर रहे थे तब आपको शायद कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस नजर आई थी वीकनेस है। जब आप साल बाद रीविजिट करते हैं तब तक शायद वो चीजें आप भूल चुके हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करें, सिक्योरिटी के ऊपर आपने डिजाइन के दौरान ही एम्फोसाइज करना है, बाद के लिए उसे ना छोड़ें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? फिर मैंने पूछना था, ये जो ब्रीचेस करते हैं लोग, जो जौन सा मर्जी भी हो, जो सिक्योरिटी इशू क्रिएट करते हैं, ये सारे ट्रेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यार आपकी आवाज नहीं है, दोबारा बोलते हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लोग ब्रीचेस करते हैं और हैकर सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो सारे ट्रेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यार हो जाते हैं, आपने देखा नहीं है, स्नोडन भी पकड़ा गया था, जूलियन असांज भी पकड़ा गया था। उसके सर अलावा वो पता जो मेजर केसेस हुए हैं वो पता लग जाता है कि किसने किया। मतलब एंड पे पता चल जाता है? अगर यूएस आपके पीछे पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब कोई ना कोई ट्रेस रह जाता है तब आप कुछ कर रहे होते हैं। हमेशा कोई ना कोई गलती रह जाती है। यानी मैंने ठीक। स्टूडेंट कभी चीटिंग केसेस पकड़ने होते हैं तो ऐसे ही पकड़ता हूँ कि वो बड़ा ध्यान रखते हैं। तो बीच में एक जगह पे उन्होंने वेब कुकी की बजाय वेब बिस्किट लिख दिया होता है और मुझे पता लग जाता है कि पूरे के पूरे एग्जाम जो है वो पैराफ्रेजी टूल के थ्रू गुजरा था। तो बस एक गलती करनी होती है, जिस दिन एक गलती होगी वो पकड़ा जाता है। और शायद जो डिजाइनर होता है सिक्योरिटी, उसकी भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो उसने भी कोई एक चीज मिस करनी होती है जिससे सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही है, कोई एक चीज वो एड्रेस करनी भूल गया था, वो पकड़ा जाएगा, वहीं से उसका सिस्टम जो है उस पर अटैक किया जाएगा। ठीक है सर। तो ये एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन, टेक केयर जी, अगली क्लास में मिलते हैं। ऑफिस